अगर एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे के साथ, बच्चा हस्बैंड का माना जाएगा। एंड लड़का अगर चीट करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? वाइफ अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि तू डाइवोर्स ले घर जा। वी लिव इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी बेसिकली। क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल है? स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की, नॉट इलीगल। हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा एंड ही इज टू सस्पिशियस, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डाइवोर्स ले सकती है उससे। अगर हस्बैंड कमा नहीं पा रहा है तो भी क्या हस्बैंड लाइबल है मेंटेनेंस पे करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट सेज कि चाहे रिक्शा चला के पैसे लेके आ, मेंटेन तो करना पड़ेगा। कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मैन कैन फाइल अ डिवोर्स? शादी करते से ही हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू लॉ? अगर वाइफ फोर्स कर रही है हस्बैंड को, वाइफ के जो मम्मी पापा है उनके लिए भी मेंटेनेंस पे करे, तो क्या हस्बैंड को पे करना होगा? हस्बैंड स्ट्रांग नहीं और कभी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में लिख देता है कि मैंने मेरी वाइफ की वजह से सुसाइड करी, वो सुसाइड नोट भी कुछ मायने नहीं रखता ना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं उनमें से 73.8% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा एंड उतने ही बड़े हम गेस्ट ला सकते हैं जो हम हर बार आज तक करते आए हैं, ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर वैल्यू मिले। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। शादी करते से ही एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है, अब ये हस्बैंड को करना ही पड़ेगा, ये फेरे करे और अगले मिनट ये चालू। ठीक है, तो पहली बात तो वाइफ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। दूसरा, इफ नहीं, इफ करती तो भी तो करना ही पड़ेगा ना। अगर वो खुद को मेंटेन करती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस की नहीं है। अगर वो कमा रही है, हस्बैंड भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, वाइफ भी 1 लाख रुपए कमा रही है, तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन तो एंड इफ शी डिसाइड, मान लो वो हुनर है और वो काम कर सकती है लेकिन उसने डिसाइड किया काम नहीं करना, तो भी हस्बैंड लायबिलिटी ओके करेगा, पे करेगा। मतलब उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है, वाइफ की चॉइस है। वो कितनी भी क्वालिफाइड हो सकती है, जजमेंट अलग अलग है, हर पॉइंट पे मिलती है। कोई कहती है कि इफ शी इज एबल टू अर्न तो कमाना चाहिए उसको, लेकिन वाइफ बोलती है कि मैं नहीं कमा रही हूँ, किसी भी रीजन से हो सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ को मेंटेन करे। ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग ही लाइफ को मेंटेन करे। दूसरा, उसके अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना करे, चाहे वो फाइनेंशियल हो। उसके अगेंस्ट कोई ताने वगैरह ना मारे, उसको कुछ ऐसी बात ना बोले जो उसको बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, मेंटल वाला। और तीसरा, फिजिकल वायलेंस उसके अगेंस्ट ना हो। ये 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो होनी ही होनी है मिनिमम। हाँ, आप उसको घुमाने ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो, वो सेपरेट इशू है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ये लॉ के अकॉर्डिंग है। मेंटेनेंस कितने रुपए होना चाहिए, इसका कुछ है? मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मोटा मोटी कितना होता है? जनरली आपका जब कोर्ट में वाइफ जाती है मेंटेनेंस मांगने के लिए, तो जो कोर्ट है वो 20% से लेके 33% तक ऑफ द इनकम ऑफ द हस्बैंड उसको कर सकता है। कि अगर आप एक अमाउंट कमा रहे हो तो उसका 20% से लेके 1/3 तक आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो। 1/3 होता है? 1/3 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा अटैच नहीं हो सकता। इनकम का मैक्स 1/3 एवरी मंथ। सो दैट इज फर्स्ट। अब ओके, हियर अगर हस्बैंड, ये एनुअल इनकम पे कैलकुलेट होता है इसके हस्बैंड की, कि मंथली इनकम जो चल रही है अप एंड डाउन पे कभी होता है, बिकॉज़ एज अ बिजनेस पे डिफिकल्ट होगा। ऑन एन एवरेज अगर आपका बिजनेस है तो आपकी ITR के हिसाब से हो जाएगा, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, साथ में आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी गाड़ी कौन सी यूज करते हो, हर फैक्टर देखा जाता है। अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी पर मंथ आएगी, तो उसके हिसाब से हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन आप ITR कम की फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट कैन प्रिज्यूम कि आपकी इनकम ज़्यादा है और उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जा सकता है। लॉ सेज कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हस्बैंड मर्सिडीज में जा रहा है और वाइफ मेट्रो में ट्रेवल कर रही है, चाहे वो 50,000 रुपये कमा रही है और खुद को मेंटेन कर रही हो, तो शी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट, कह सकती है कि मुझे तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड में रहने का राइट है। तो फिर तो 50-50 हो गया ना, 1/3 50-50 नहीं है, 1/3 तक अटैच हो सकती है। लॉ कहता है कि आपकी जो इनकम है, जब उसको आपके अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा ना, तो एग्जीक्यूशन में आपका 1/3 तक का जो अमाउंट है दैट कैन बी अटैच्ड।
तो अगर इसलिए उससे मर्सिडीज है तो generally वाइफ देते को, नहीं अगर आप मर्सिडीज चलाते हो तो वाइफ के पास कम से कम क्रेटा तो होनी चाहिए, एटलीस्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, 1/3 का कॉन्सेप्ट इसलिए भी होता है कि एक हिस्सा वाइफ के पास चला गया, एक हस्बैंड के पास चला गया, एक हिस्सा वो होता है जो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, किसी और को दिया जा सकता है। गॉट इट। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए 1/3 तक जा सकता है। 20% जनरली इट इज़ द जनरल की कर देते हैं इतना, 20 to 25%। बट इसमें क्या हस्बैंड ऐसा कर सकता है, अगर हस्बैंड की कंपनी है, हस्बैंड मान लो अपनी कंपनी है, वो 10 लाख रुपए सैलरी लेता है पर मंथ, एंड जब ये डिवोर्स हो गया, डिवोर्स किया, तो उसको पता है कि मेरे को 10 लाख में से 3 लाख इसको देने पड़ेंगे, तो ऑल ऑफ सडन उसने बोला कि कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी क्योंकि कंपनी का अलग आइडेंटिटी है, मेरी सैलरी मैं कर देता हूँ 1 लाख रुपए महीना, अब 1 लाख का दे दूंगा 30,000 इसको, बाकी मेरे सारे जो खर्चे हैं वो कंपनी कर रही है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर को कार दे रही है, डायरेक्टर को गिफ्ट दे रही है, डायरेक्टर को घर रहने के लिए दे रही है, वो सब कंपनी कर सकती है, बिल्कुल राइट। बट वो सिर्फ वाइफ को नहीं देने की वजह से 1 लाख करके वाइफ को 30,000 देगा इंस्टेड ऑफ 3 लाख। कैन ही डू दैट? ये वो कोशिश करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हो और मेंटेनेंस का इशू आता है, तो आपको अपनी 3 साल की इनकम की रिटर्न्स, आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, जहाँ जिस कंपनी से आपको पैसे मिल रहे हैं, जहाँ डायरेक्टर हो, तो कोर्ट उससे भी मांग सकता है कि बताओ कि तुमने पर्क्स क्या क्या दे रहे हो उसको। तो जो आप उसको गाड़ी के पर्क्स दे रहे हो, घर का अलाउंसेस दे रहे हो, पेट्रोल डीजल दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, वो भी आपकी पर्क्स इनकम में कैलकुलेट होता है। तो आपका एक कैलकुलेशन जो है कोर्ट वो कर सकता है। बट किसी कंपनी में तो जेन्युइनली ऐसा होता है ना कि मान लो बहुत बड़ी कंपनी कोई एमएनसी है, वहाँ पे पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सैलरी कम होती है, तो अब वो कैसे देगा हेल्प? वो तो जैसे आई गिव एन एग्जांपल, राइट, एसबीआई चेयरमैन से मैं बात कर रहा था, तो एसबीआई चेयरमैन के बारे में बात करें तो उनका जो घर ही होता है, शायद वो 100-200 करोड़ का घर होगा, अब वो थोड़ी खरीद सकते हैं, रेंट तो होता है, हाउस रेंट वो तो कुछ भी नहीं देता। एसबीआई चेयरमैन को बस एक हाउस अलॉट होता है मालाबार हिल्स पे, अब मालाबार हिल्स पे इतना हाई स्टैंडर्ड लिविंग का वो खुद की सैलरी से खुद के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो वाइफ को कैसे देंगे, उनको सैलरी मिलेगी एग्जाम्पल 2 लाख रुपये महीना, तो वाइफ को जैसे ठीक है 2 लाख रुपये महीने में से देंगे ना, वो सेम स्टैंडर्ड वो चाह के 2 लाख रुपये महीने के पूरे भी वाइफ को दे दें तो उतना अच्छा घर नहीं अफोर्ड कर सकते। क्या होता है कि जब आप सैलरी लेते हो ना, तो सैलरी में एक आपकी सैलरी में से अगर आप कोई गवर्नमेंट का फ्लैट ले लिया है, कोई कोठी ले लिया आपको मिली है, तो उसमें एक हाउस रेंट अलाउंस कटता है। बट बहुत बार कंपनी ही हाउस होता है जिसमें कंपनी एचआरए नहीं काटती, कंपनी बोलती बस ये अलॉटेड है इस इंसान के लिए, वो कंपनी एचआरए नहीं देती। लेकिन जो पेट्रोल डीजल का आपका खर्चा है वो आपके पक्ष में आ सकता है, वो कैलकुलेट हो सकता है, 2 का 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, तो उस पे देगा वो, तो फिर उस पे देगा। पर बड़े घर ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो उसके सेल्फ ओन्ड होता है ना, एक तो सरकारी आवास हो गया, एक उसका खुद का है। अगर एक आदमी कहता है कि मैं 1000 गज के घर में रहता हूँ और वाइफ जो वो 1 कमरे के घर में रह रही है, आप मेंटेन भी कर रहे हो, 1000 गज में आपने एसी भी 20 लगा रखे हैं, हर महीने का 1 लाख रुपए आप वहाँ बिजली का बिल जमा करा रहे हो, तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है ना, तो करेंगे। लेकिन अगर सब कंपनी का हो और सब कंपनी का है, तो आपकी सैलरी का जो अमाउंट आता है आपका टीडीएस काट के, टैक्स कट के, उसमें से जाएगा। तो मतलब देन लड़के यहाँ पे खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बहुत लोग करते होंगे, खेलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि जी आज शादी हो गई और हमें अप्रीहेंशन है कि कुछ साल बाद दिक्कत हो सकती है, या शादी होने वाली है और दिक्कत हो सकती है, तो हम वहीं से उनको बताना शुरू करते हैं ये प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, आप अपनी इनकम को यहाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने नाम पे जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सीधी अपनी माँ के नाम पे कर देता है। तो फिर वाइफ क्लेम नहीं कर सकती? वाइफ कैसे क्लेम कर लेगी? वाइफ ओनली क्लेम्स जो हस्बैंड के नाम पे चीज़ है, हस्बैंड के नाम पे है ही नहीं कुछ, तो क्या क्लेम करेगी? कुछ भी नहीं होता उसके, कुछ नहीं होता। माँ के नाम पे चलेगी तो वो भी तो बहू थी ना कभी ना कभी। और अगर सबके नाम पे, अगर सब चीज़ें कंपनी के नाम पे हो एंड हस्बैंड के पर्सनल नाम पे कुछ भी नहीं हो, ना उसके घर वालों के नाम पर है, वो तो हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी रहता है, बाकी जितने एसेट्स हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, सब कंपनी के नाम पे, तो क्या तो भी उसकी हिस्सा मिल सकता है? तो कंपनी के नाम पे जो है, कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, तो कंपनी के नाम की जो ओनरशिप रहेगी कंपनी के पास रहेगी, उसमें से किसी को तो वाइफ क्लेम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, सिर्फ हस्बैंड, भले वो उस कंपनी का 90% ओनर हस्बैंड ही हो, शेयर होल्डर है ना, तो शेयर होल्डर होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब तक हस्बैंड जिंदा है तो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड के नाम पे होगी, उस प्रॉपर्टी का ओनर हस्बैंड रहेगा जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अगर वो मर जाता है, वाइफ का हस्बैंड का डाइवोर्स नहीं हुआ, चलो लेट्स assume let's try to understand with an example. हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, फर्स्ट उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, डाइवोर्स हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है, ड्यूरिंग दैट टाइम हस्बैंड मर जाता है, तो वाइफ विल स्टिल बी लीगल हेयर अगर डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ तो।
तो उसके सारे शेयर होल्डर्स को तो उसके जितना भी उसको लीगल हेयर के हिसाब से जितना भी शेयर था वो शी कैन क्लेम एंड शी विल क्लेम, दैट इज फाइन। ठीक है। तो अब अगर हस्बैंड के नाम पे जीते जी कुछ अगर हुआ और तो कुछ नहीं लेगी। तो ये एलिमनी में ये नहीं निकलता, जो उसके पर्सनल एसेट्स नहीं है, सिर्फ उसकी कंपनी के एसेट्स हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकती। नहीं क्लेम कर सकते, वो कंपनी के एसेट्स हैं। there's a loophole कंपनी अपने आप ओनर है। दैट दिस इज लूप होल। आप अपनी बहन के नाम पे कर सकते हो, मदर के नाम पे कर सकते हो, फादर के नाम पे कर सकते हो प्रॉपर्टी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने नाम पे कोई चीज़ आती थी, बाहर बिजनेस कर रहे हैं, पैसा सारा फादर के अकाउंट में आता है, अपने अकाउंट में आता ही नहीं है कुछ, काम कर रहे हैं और फादर के अकाउंट से या जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है फादर की, वहाँ से 20-30 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, दिखाते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं। जिस गाड़ी में चलते हैं वो 60 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन वो फादर के नाम पे है, क्यों? तो उन्होंने दे रखी है, तो कुछ क्लेम नहीं कर सकती। उसमें क्या क्लेम करेगी? जो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, क्या क्लेम करेगी? लेकिन प्रीएम्प्टिव लेने पड़ते हैं ना, अगर आपको लगता है पहले से ही सोच के रखते हैं लोग और करते हैं। सोचना पड़ता है। अभी मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के कि जी मेरी शादी होने वाली है, आई एम एन NRI, और मेरी वाइफ जो है वो फलाने जगह से है, पंजाब से है, कहीं से भी, और मुझे डर है कि वो ऐसे करेगी, तो क्या मैं प्रीनअप कर लूँ? इंडिया में प्रीनअप इज नॉट एप्लीकेबल, स्पेशली गोवा के अलावा। तो वो कहते हैं कि फिर क्या किया जाए? अगर आप इंडिया में रहते हो तो मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया में, क्या उस पर शेयर क्लेम करेगी? तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं भाई, जो तुम्हारे नाम पे है, जब तक तुम जिंदा हो तुम ओनर हो। विल करोगे, रजिस्ट्री करोगे, गिफ्ट करोगे, कुछ भी कर सकते हो, बेच सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पे है तो उनके नाम पे रहेगी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक टेंशन नहीं है। मैं एक डिवोर्स लॉयर से बात कर रहा था एंड शी सेड, विमेन की तरफ से लड़की है वो, तो मैंने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा है एंड आई सेड कि अगर लड़के के नाम पे कुछ नहीं है तो कैसे कुछ ले सकती इंडिया में? एलिमनी का तो कोई एज सच मैंने नहीं सुना है, अगर हो तो आप बताओ। तो बोलती कंपनी के नाम पे कर ले, माँ के नाम पे कर ले, बाप के नाम पे कर ले, सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लड़की को लेना सब ले जाएगी। नहीं ले। एंड आई वाज लाइक कैसे? बोल देगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, बोल देगी रेप करने की कोशिश करी, बोलती फादर इन लॉ ने ये करा। अब फादर इन लॉ अपनी मर्सिडीज देंगे कि फादर इन लॉ इस एलिगेशन और इस बदनामी से गुजरेंगे कि अगले 8 साल तक वो केस लड़ रहे हैं कि उन्होंने बहू पे कोशिश करी कुछ करने की। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही कह रही है वो। जब करने के लिए आती है, ज़रूरत के बाद करने के लिए आते तो कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई द लॉ इज बायस्ड। तो उसका मिसयूज होता है। तो शी इज राइट, राइट? शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट इन दिस मैटर। कि अगर वो बोलती है कि और मैं घर पे अकेली थी, मेरे पति घर पे नहीं थे और ससुर मेरे पास आए, मेरे बेड पे दरवाजा बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती उन्होंने ये काम किया, दिस इज कॉमन एलिगेशन। क्योंकि अब जो डाउरी के केसेस हैं उसमें डायरेक्टली अगर सिंपल एलिगेशन होते तो अरेस्ट नहीं होता है कोई, इसलिए इतने ज़्यादा हीनियस एलिगेशन लगते हैं। देयर वाज वन केस दिल्ली का था, उसमें लड़की आके पुलिस स्टेशन में आती है, उसके यहाँ निशान था गले पे हल्का, और वो पुलिस स्टेशन में आके बोलती है कि मैं घर पे अकेली थी, सास तो है नहीं, तो ससुर और पति आए, ससुर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब पति को मैंने बोलने की कोशिश की, पति भी कहता है कि कोई बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, मेरा फादर है तो ये भी करेगा, और दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने नहीं माना, मैं बचने की कोशिश करती रही, तो उनमें से एक ने मेरे हाथ पकड़े, दूसरे ने चुन्नी मोड़ी और मेरे गले पे बांध के मारने की कोशिश की। अचानक घर की बेल बजती है और वहाँ इनको थोड़े हाथ पैर फूल गए और मैं जाके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेके भाग के निकल गई। एंड शी केम टू द पुलिस स्टेशन, दिस वाज द एलिगेशन। ठीक, बाद में पता लगता है कि जब वो आई थी तो ऑटो में चुन्नी लपेट के बैठी हुई थी थोड़ी देर निशान डालने के लिए। ऐसा भी होता है। हमने बात करी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफ मैन, मेंटेनेंस के लिए लायबल है और किसी भी चीज का अब्यूज नहीं करना चाहिए, यही चीजें हैं, राइट? नहीं, इसके अलावा ये भी है, घर देना पड़ेगा कि वाइफ जहाँ रहती है उसका रहने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन वगैरह है, या जहाँ वो रह रही है उसके लिए ठीक से रहने की जगह का जुगाड़ करे बस। अगर वो नहीं करता है तो वाइफ कैन गो टू दी महिला कोर्ट, वो डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट फाइल करती है और वो ले लेती है, राइट, ऑर्डर ले सकती है। मतलब लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे टाइप के घर में लड़का रहता है वैसे टाइप के घर में या तो उसको देना पड़ेगा या अपना घर में जगह देनी पड़ेगी, एटलीस्ट डिसेंट कुछ देना पड़ेगा और मेंटेनेंस देना पड़ेगा लाइफस्टाइल, ताकि मैच हो जाए। दिस इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग, राइट? यस। लड़की की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लड़की की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्स इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सेक्स इज नॉट अ मैरिटल नहीं तो वो होता है ना कि एक, आई वाज लिसनिंग टू दिस हियरिंग क्या जजमेंट किसी का था, आई थिंक कर्नाटका कोर्ट में बोला था किसी जज ने, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर शादी करी है देन हस्बैंड का राइट है टू डिमांड सेक्स एंड वाइफ कैन नॉट से नो, और अगर वो मना करती है तो डाइवोर्स लेगा। दैट इज द ओनली रेमेडी। मना तो करती ही है लेकिन कोई राइट नहीं है
ही कैन डिमांड, शी कैन डिमांड तो आप कुछ भी करते रहो। जब दूसरे का मन नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती किसी के साथ करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, उसका नहीं है करने का, तो शी मतलब देन डिवोर्स। तो ऐसे कुछ इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये तो करना ही पड़ेगा। ना देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आप ऐसा भी नहीं है कि आपके पति घर पे आ रहे हैं, आप घर में रहती हो, यू आर जस्ट अ हाउस मेकर, आप घर में खाना बना के दो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, सो वाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एटलीस्ट इन्फोर्सेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि बच्चा करना पड़ेगा, नहीं, तो जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं। माई बॉडी माई चॉइस। दैट्स गुड, हाँ दैट्स गुड। ओके, हाँ, समटाइम्स इट्स गुड ना यार, ऐसे ही होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। अब ठीक है, एक जगह थोड़ा अनफेयर है, बट डजंट मीन कि दूसरे के लिए भी अनफेयर करते हाँ, हैं। एक के लिए फेयर है तो एक के रहने दो, फिर दूसरे के लिए भी फेयर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल लाइक दैट्स हाउ द अप्रोच शुड बी। हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता कि बच्चा करना ही करना है, वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं कर सकती है फोर्स कि बच्चा करना ही करना है। लेकिन अगर एक बार प्रेगनेंसी आ गई तो फिर हस्बैंड जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि इसको अबॉर्ट करो या फिर रखो, या वाइफ भी ऐसे जो जनरली अगर वो रखना चाहती है बच्चे को रखेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली वो कहते हैं ना कि ज़्यादा राइट फिर फीमेल को मिल जाता है। आपने बोला प्रीनप्स के बारे में, एंड उसमें आपने बोला गोवा में जब तक नहीं हो कुछ बोला, राइट? पहले सिंपल लैंग्वेज में सबको बताओ प्रीनप होता क्या है। प्रीनप इज बेसिकली एन एग्रीमेंट जिसमें हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, शादी से पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि शादी के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है जो हम कमाएंगे, वो प्रॉपर्टी मेरी मेरी रहेगी, तेरी तेरी रहेगी। ऐसा नहीं पहले टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं कि अगर कभी हमारा डिवोर्स हुआ या हम अलग हुए तो जो प्रॉपर्टीज है उसका बंटवारा ऐसे होगा, या जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, तू उस पर कुछ नहीं करेगी, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, इसको साइन कर दे। आज जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम पे ये है, मेरे नाम पे ये है, इतना ही रहेगा, ये मेरे नाम पे रहेगी, ये तेरे नाम पे रहेगी। शादी के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करूंगा, अपनी इनकम में इंप्रूवमेंट करूंगा, तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो हम एक दूसरे को बांटेंगे नहीं। दिस इज बेसिकली प्रीनप। इन यूएस इट इज बेसिकली सेफ गार्ड कि शादी के बाद डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कुछ ना कर सकें। लेकिन इंडिया में इट इज नॉट वैलिड। इंडिया में प्रीनप, यूके में भी नहीं है, इंडिया और यूके दोनों में। इंडिया में नहीं, हम तो इंडिया के कंसर्न में बात कर रहे हैं, इंडिया में है ही नहीं। तो यहाँ पे आप प्रीनप कर भी लोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रीनप करते हैं, वो लिख भी लेंगे कि ये होगा वो होगा, कोर्ट कहता है चलना इसको बाहर फेंको, रद्दी का पेपर है तो डाल देते हैं कूड़े में। कुछ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कई बार तो हस्बैंड पता है क्या करते हैं, कुछ स्टेट में वो कहते हैं कि मैं अब शादी कर रहा हूँ और हम इसने एग्रीमेंट कर लिया हम दोनों ने मिलके कि मैं शादी के बाद तुझसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं करूँगी, सिंपल, किसी भी तरीके का, और उसको लेके बैठे रहते हैं कि यार देखे मेंटेनेंस तो मांग नहीं सकती। और जब बाद में वाइफ आती है वो मेंटेनेंस मांगती है तो वो जाके कहता है, एग्रीमेंट लगाता है, देखो कोर्ट में साइन हो रखा है। कोर्ट कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट हमारे लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ में शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, तो आप एग्रीमेंट करके लॉ को वायलेट नहीं कर सकते, इसको रद्दी की टोकरी में डाल दो, जलाओ, किसी काम का नहीं है वो। एंड गोवा में प्रीनप मतलब क्या था? गोवा में एक छोटा सा लेकोना है प्रीनप का, दैट इज ओनली वैलिड इन गोवा इटसेल्फ। अच्छा, तो पुराना लॉ चला आ रहा है कि वहाँ प्रीनप जो है कुछ लिमिटेड उस तक वैलिड है, उसमें ये बना सकते हो डॉक्यूमेंट। हाँ, बना सकते हो और वैलिड है। हाँ, तो जो गोवा के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कि जो गोवा में शादी करते हैं उनके लिए? जनरली देखो जहाँ आपकी शादी होती है वहाँ पे उसका लॉ एप्लीकेबल है। तो कोई भी जिसको प्रीनप बनवाना है या प्रीनप जिसके दिमाग में है, लेकिन वो गोवा से बाहर वैलिड नहीं है ना। फिर आप रहते हो यूपी में, आप रहते हो हिमाचल में, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके आप मना कर वो कर दोगे, ऐसे नहीं। लेकिन आप शादी गोवा में करो और गोवा के लॉस के अकॉर्डिंग करो, वहीं पे मैरिज सर्टिफिकेट करो और वहीं पे प्रीनप मांगो, तो आप उसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर सकते हो। बट आई हैव नॉट सीन मेनी केसेस जहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन। बट इज देयर अ लूप होल? डू यू थिंक इट कि वो यूपी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, फिर बोलेंगे भाई प्रॉपर्टी तो इधर रहते यही हो तो हम तो सब लेंगे, होगा तुम्हारा प्रीनप? चैलेंज तो आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी कर सकते हो, चैलेंज करने का इशू नहीं है। इशू इज कि उसमें रिजल्ट क्या आएगा। बाय द टाइम आप उसको जीतोगे 8 साल, तब तक आपका जो इंटरिम मेंटेनेंस है, इंटरिम चीज़ें वो चलती रहेंगी। अब ये कॉन्सेप्ट है इंटरिम मेंटेनेंस का, जिसे मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि इंटरिम मेंटेनेंस इज बेसिकली एन EMI उस कोर्ट ऑर्डर की जो भी आया नहीं है। आप कोर्ट में डिसाइड कर दिया कि आपका केस डिसाइड होगा 8 साल बाद, तब आपकी मेंटेनेंस बनेगी, लेकिन जब तक केस डिसाइड नहीं हो रहा तब तक इंटरिम देते रहो। दिस इज बेसिकली इंटरिम मेंटेनेंस। एंड इंटरिम यूजुअली 20 to 33% होता है। सेम वही रहता है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन आप ये सोचो ना कि 90% केसेस में अगर इंटरिम डिसाइड हो रही है, इंटरिम मिल रही है, तो कोर्ट ये मान के चलता है कि आने वाले टाइम में हस्बैंड को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस पैसे को एडजस्ट कर लेना बाद में, तो आप EMI भर रहे हो वहाँ पे बैठ के
कि कोर्ट ऑर्डर आएगा 8 साल बाद, EMI आज से शुरू हुई, आपको मुझे लोन लेना पड़ जाएगा, तो EMI लोन लेने के बाद ही शुरू होती है ना। कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं, पहले पैसे भरना शुरू कर दो। लॉ इसलिए बना था कि एटलीस्ट अगर वाइफ के पास बच्चे हैं, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, केस का तो जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने से पहले हमारे फेवर में कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो दे देनी चाहिए। दैट वाज बेसिकली द लॉ। लेकिन उसको मिसयूज तो इसी चक्कर में कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ा इशू ये है कि उसको मिसयूज वहाँ की लेडीज कर रही हैं जहाँ उनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ एक्चुअली में रूरल एरिया में जिसको यूज़ होना चाहिए, जहाँ रूरल एरियाज़ में डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ एप्लीकेबल अप्लाई होने चाहिए, वहाँ तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, जो गूगल करती हैं, जो जहाँ इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल है, जहाँ के कोर्ट थोड़े फास्ट हैं, वहाँ ईजिली फाइल कर देती हैं। वहाँ वो कमा भी सकती हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं। भुगत वो रही हैं जिनके लिए लॉ नहीं बना। ट्रू। और अब तो 30% वो रिजर्वेशन भी आ गया ना, फीमेल रिजर्वेशन, कि हर जगह आपकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी में भी हर जगह पे 30% रिजर्वेशन रहेगा फीमेल्स का। तो अब तो इस लॉ को वैसे भी हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो एक बार सोच सकते थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल होगा इसको हटाना। Until or unless we make laws gender neutral, family laws and the other laws, then अभी नहीं है। There is no gender equality. अगर शादी के बाद पता चलता है कि वाइफ के ऊपर लोन है, वाइफ डेट में है, क्या हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लोन चुकाने की? नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ मना कर दे वो EMI भरने से, या वो नहीं चुकाती, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लोन? वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाइफ के नाम पे लोन है और वाइफ ने ही लिया है और वाइफ ने ही यूटिलाइज किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर अगर वो नहीं देती है तो हस्बैंड से ले सकते हैं पैसे? नहीं ले सकते। क्या होगा? वो क्या करेंगे, वो केस फाइल करेंगे, केस फाइल करके डिक्री ले लेंगे कोर्ट से, तो डिक्री को इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फीमेल को आप जेल नहीं भेज सकते, तो वो बच जाएगी वहाँ पे। फीमेल को जेल नहीं भेज सकते मतलब? अगर आपने किसी फीमेल को कुछ पैसे दे दिए, सिर्फ सिविल मैटर की बात कर रहा हूँ, कल की डेट में आप उससे लेना चाहते हो, आप सिविल कोर्ट से डिक्री ले लो, ठीक। जब आप उसको इन्फोर्स करवाने जाओगे तो जनरली केसेस में फीमेल को जेल नहीं भेजता है। वो पैसे लेके भाग सकती है, उसको हम जेल नहीं भेज सकते, पैसे सिर्फ सिविल केस में। हाँ, सिर्फ पैसे लेके भागने पे नहीं कर सकते। और आप अगर मेरे से पैसे लेके भाग गए तो मैं सिविल केस भी होगा, डिग्री भी होगी, एग्जीक्यूट कराने में वारंट भी हो सकते हैं, अरेस्ट भी हो सकते हैं, तो आप जेल भी जा सकते हो अगर पैसे बड़े हुए आपको अंदर। और अगर ये प्रूफ कर दिया कि लड़की का इंटेंशन ही था फ्रॉड करने का, भागने का पैसे लेके, तो फिर जेल होगी? तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें FIR हो सकती है, चीटिंग केस में, वहाँ जेल हो सकती है अगर उसका इंटेंशन था चीट करने का। बट अगर उसने अपने मन से लोन लिया और बोलती मन तो था लोन देने का, अब दे नहीं पा रही हूँ, छोड़ दे, अब रहने हो गया, हाँ, तो कुछ नहीं हो। अब लड़ते रहो लड़के के साथ बताया ना, मैं केस लड़ोगे, हारोगे, उसके बाद डिक्री हो सकती है, आप जेल जा सकते हो। लड़की को जनरली जेल नहीं होती है। वी लिव इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी बेसिकली, हम कहते हैं, लेकिन दिस इज एज पर लॉ दिस इज अ सोसाइटी विच फेवर्स फीमेल्स, बी इट बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज। अब एक सिचुएशन आप सोचो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, लिव इन रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, कोर्ट कहता है दैट यू आर लिविंग इन अडल्ट्री, हम आपको नहीं देंगे मेंटेनेंस, लेट्स से डाइवोर्स हो गया, नाउ शी इज लिविंग विद द सेम बॉयफ्रेंड, अब वो मेंटेनेंस दोबारा फाइल कर सकती है। अनटिल अनलेस शी रीमैरिज, वो मेंटेनेंस फाइल करती है और कहती है अब तो मैं डाइवोर्स्ड वाइफ हूँ, अब मुझे मेंटेनेंस दे, अब अडल्ट्री वाला तो प्रोविजन लगेगा नहीं। नाउ कोर्ट सेज यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसको डाइवोर्स्ड वाइफ को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है इसको मेंटेनेंस दो, बिकॉज अब अडल्ट्री वाला जो डिफेंस है वो दैट इज गॉन, शी इज नॉट योर वाइफ नाउ, शी कैन लिव विद हुएवर शी वांट्स। अडल्ट्री इलीगल है इंडिया में? Adultery was basically decriminalized by Supreme Court in 2019. क्यों? अब इशू क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है वो तो अलग मामला है। उन्होंने कर दिया, 497 was decriminalized कि भाई पहले था कि अडल्ट्री समझाओ। अडल्ट्री क्या होता है कि आप शादी में हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ की बजाय आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इसमें पहले 3 साल की जेल होती है। मैरिज के बाहर अफेयर चल रहा है, मैरिज के ड्यूरिंग द मैरिज वो बाहर किसी से अफेयर चल रहा है। पहले इसमें 3 साल की सजा थी। 3 साल की सजा थी अगेंस्ट अ पर्सन जो उस लेडी के साथ मिला हुआ, तो हस्बैंड कंप्लेंट फाइल करता था तो बॉयफ्रेंड को पनिश कर सकता था,
वाइफ को नहीं पनिश कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट सेज कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप इसको हटा देते हैं, अडल्ट्री ये तो आप किसी के साथ भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। अब वो इसमें जो हमारा नया कानून आया उसमें भी उसका कोई प्रोविजन नहीं रखा। तो अब वाइफ जो है शी कैन लिव विद अ बॉयफ्रेंड, शी कैन गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में होती है तो आप हस्बैंड ये डिफेंस लेता है कि शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, तो इसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट की ऐसी भी जजमेंट है जो कहते हैं कि 1-2 इंस्टेंसेस से अडल्ट्री नहीं होती है, मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी। ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कि अगर मान लीजिए आप अडल्ट्री मतलब वो है ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, तो हस्बैंड उस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले ले। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस केस में जाती है तो वहाँ पे उसके पास वो अडल्ट्री वाला डिफेंस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होना ही अपने आप में इंटरिम मेजर्स, इंटरिम ऑर्डर पास करने का ग्राउंड है। एंड लड़का अगर चीट करता है, लड़का अगर बाहर दूसरे रिलेशनशिप बनाता है, हाँ, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। वाइफ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को मार गोली, दिस इज क्रुएलिटी, तू डाइवोर्स ले घर जा। अब वो डाइवोर्स केस फाइल करता है और वाइफ आती है तो पहले वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस देता है अपनी वाइफ को कि तू केस लड़ने के लिए, मेरे से खिलाफ केस लड़ने के लिए तो कुछ पैसे रख ले, अपने लॉयर को दे दे। फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, फिर वो पे करेगी, करता रहेगा। दिस इज वन सिचुएशन। दूसरा क्या है कि मेरे पास मैटर आया साकेत कोर्ट का, एक लड़की आके कहती है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड जो है मेंटेन नहीं कर रहा है और मुझे अब इससे मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है जी, मेंटेनेंस फाइल करते हैं। वी फाइल्ड द मेंटेनेंस पिटीशन। उसके बाद हस्बैंड आता है, वो कहता है कि इसमें से जिस बच्चे का मेंटेनेंस मांग रही हो बच्चा मेरा नहीं है, आप डीएनए टेस्ट करवा लो चाहे, दिस इज नॉट माई चाइल्ड। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू बता, ये तो लिख रहा है, कहती है ठीक कह रहा है, दिस चाइल्ड इज ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा उसके साथ रिलेशन है, ये बच्चा उसका है। इशू इज हस्बैंड को पता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे तो ये बच्चा इसी का माना जाएगा। वो डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता बच्चे का, वो रिबट नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन लॉ कि इतने टाइम तक हस्बैंड वाइफ साथ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज ये बच्चा पैदा हो गया, तो ये प्रिजम्पशन है इररिबटेबल कि बच्चा इसका है। तो अगर उसको करवाना हो डीएनए टेस्ट और प्रूफ करना हो नहीं तो भी नहीं करवा सकते। तो कोर्ट में वो आप एविडेंस दे ही नहीं सकते उसका, कोर्ट ये मान के चलेगा बच्चा दे रहा है। अगर आपने करवा लिया बाहर से डीएनए टेस्ट फोर्स करके, चॉइस करके, वो भी नहीं मानेगा। नो डिफेंस। दिस वाज केस लाइक बिफोर कोविड, हम गए कोर्ट, तो दूसरे के बच्चे का भी आपको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको बोला, तो हस्बैंड आया था मीडिएशन में बैठे हो तो कहता बच्चा मेरा नहीं है, लड़की भी कह रही हाँ तेरा बच्चा नहीं है, और वो कहता है कि मैं मेंटेनेंस इसकी नहीं दूंगा। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा लॉ में लिखा है, पढ़ ले देख, मेंटेनेंस तो तुझे देनी पड़ेगी, बच्चा तेरा ही माना जाएगा, सरनेम तेरा ही लगाएगा ये। आई शोड द सेम सेक्शन कि भैया पकड़ पढ़ ले। दिस इज द एक्सटेंट। तो बच्चा अपने फादर के अगेंस्ट पैटर्निटी टेस्ट क्लेम कर सकता है। फादर ने मना कर दिया बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा कहता है कोर्ट जाके कि फादर को बोलो अपना डीएनए दे ताकि मैं मैच कर सकूं, ब्लड सैंपल दे, वो इन्फोर्स कर सकता है। फादर बच्चे के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो इट वाज द गिल्ट कॉन्शियंस जो हस्बैंड को है कि यार ये वहां चली गई लेकिन मैं थोड़ा सा विक्टिम हूं, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। दिस वाज द प्रॉब्लम विद द वाइफ जो इसने काम किया, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की मेंटेनेंस उससे मांग रही है। तो अगर एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एंड वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे के साथ, हाँ राइट, तो वो बच्चा हस्बैंड का माना जाएगा और जिंदगी भर उस बच्चे की मेंटेनेंस हस्बैंड को ही करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी जब तक 18 का नहीं हुआ तो। बिल्कुल। एंड अगर ये सब चीज़ होने के बाद हस्बैंड, अगर सारे ये चीज़ें चल रही है और हस्बैंड स्ट्रांग नहीं और कभी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में लिख देता है कि मैंने मेरी वाइफ की वजह से सुसाइड करी या मेरे वाइफ के घर वालों की वजह से सुसाइड करी क्योंकि मेरे पे बहुत प्रेशर बना रहे थे या एट्रोसिटीज़ हो रही थी, मेरे पे बहुत गलत हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो वो सुसाइड नोट भी कुछ मायने नहीं रखता ना। देखो, जो आदमी मर गया वो मर गया। अब एडमिटेड सुसाइड का केस जो है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस रीज़न से सुसाइड किया है वो रीज़न वाज सो हीनियस कि उस सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
दूसरा, जिसने भी वो अबेट किया है, दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड, दिस इज नॉट जस्ट सुसाइड, तो दैट अबेटमेंट इटसेल्फ वो इतना ज्यादा था और वो इस इंटेंशन के साथ था कि सुसाइड कर ले, तब जाके बात आती है। अभी लेटेस्टली एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इस चीज के ऊपर। पर उसका लेटर के एविडेंस माना जाएगा? लेटर माना जाएगा, मतलब वाइफ के अगेंस्ट दिखा सकता है? दिखा सकते हैं, उसके परिवार वाले दिखा सकते हैं कि देखो इसने लिखा है, वाइफ की वजह से हुआ है, वाइफ की वजह से हुआ है, एंड देन दैट बी काउंटेड एज एविडेंस माना जाएगा। एफआईआर हो सकती है लेकिन कन्विक्शन के चांसेस कम होंगे, इसमें बहुत कम होंगे। कुछ नहीं होगा ना, कहते हैं अडल्ट्री तो हुई है, बच्चा हो गया तो हो गया, उसने जानबूझ के हस्बैंड के जलाने के लिए, उसको मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए थोड़ा ना किया होगा। दिस इज बेसिक प्रिजम्पशन। अगर वाइफ फोर्स कर रही है हस्बैंड को कि वाइफ के साथ साथ वाइफ के जो मम्मी पापा हैं उनके लिए भी मेंटेनेंस पे करे, तो क्या हस्बैंड को पे करना होगा? नहीं, he is not responsible for in-laws maintenance. He is not liable or responsible. ना, he is not responsible, he is not liable. वो लेकिन बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं, वो अपने हस्बैंड की कमाई जो है वो अपने माँ बाप पे खर्च करती हैं। बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। अलग अलग सिस्टम है, परिवार टू परिवार डिपेंड करता है। जहाँ पे मान लो किसी का साला नहीं है, कोई दूसरा बच्चा नहीं है, इकलौती बेटी है, वो माँ बाप का कौन करेगा? तो ये तो आपको कहते हैं ना कि लॉजिकल सी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब आप बोलते हो इधर मम्मी पापा बोल रहे हो, उधर भी मम्मी पापा बोल रहे हो, तो थोड़ा तो यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे के जाएंगे? उसी बहू को दे के, अपनी बेटी को दे के जाएंगे, दामाद को दे के जाएंगे। ना भी दे के जाएं तो आपके घर के बड़े हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रख सकते हो। इन अ गुड डे एवरीथिंग इज गुड। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ बैड डे। देन द वर्स्ट इज देयर इज नो लिमिट ऑफ द वर्स्ट। कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता। एक मैटर आया था मेरे पास, उसमें ससुर ने, बहू ने कुछ केस किया होगा, ससुर को बड़ा गुस्सा आया, रात को दारू वारू पी ली, रात को 2 बजे अपनी बहू को फोन कर दिया, 4-5 गालियां दे दी कि तूने ये नहीं करा, वो नहीं किया, तूने गलत कर दिया, मतलब लिटरल गालियां दी। और उसके बाद फोन रख के अपना पी के सो गया। अगले दिन पुलिस वालों का फोन आता है कि रात को आपने फोन किया था अपनी बहू को और उसको गालियां दी, उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो आपके खिलाफ 509 आईपीसी का सेक्शन जो है उसमें एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, 3 साल की जेल है, आ जाओ। एक रात को गाली, एक रात को एक बार गाली देने से, उसने रिकॉर्डिंग थी उसके पास, उसने जाके पुलिस में दी, एफआईआर करवा दी। कभी तो मुझे लगता है सही भी है, थोड़ा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मतलब ये एक बार स्टार्ट हुआ, एक बार सबक सिखा दिया ना। नहीं तो अगर वो सह लेती ना तो हर थोड़े दिन में गाली। लेकिन अगर बहू अपने ससुर को गाली देती तो वो क्या करे बेचारा? It is a two-way street. No, I get, मैं बोल रहा हूँ कि I get your point कि बहुत अनफेयर है एंड हमें कुछ करना चाहिए, या एटलीस्ट बात करनी चाहिए, लोग को अवेयर करना चाहिए, एंड जो लोग नॉलेजेबल इनफ है उन्हें लड़ना चाहिए ताकि मेन के लिए भी फेयर हो। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन से पावर ले लो। नहीं पावर, क्योंकि आई थिंक ये बहुत अच्छा पावर है। इट्स नॉट कि हमें उनके लिए अनफेयर बनाना चाहिए, बट समथिंग अगर ये लड़की करती हो तो लड़के के पास भी कुछ होना चाहिए करने के लिए। दैट योर पॉइंट इज राइट। जब प्रोविजन आया था तो उस टाइम जरूरत थी, और वो लाए भी इसलिए गया था क्योंकि ये सिचुएशन हो रही थी सोसाइटी में, उसको रोकने के लिए। वो मेजोरिटी तो रुक गई, जो बाकी इक्का दुक्का इंसिडेंट रह गए हैं उसमें भी ये हो रहा है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ, लड़का लड़की शादी करते हैं एंड इन लॉज बोलते हैं वाइफ को शादी से पहले कि हम तुझे पढ़ने देंगे, जॉब करने देंगे, तेरा करियर बनने देंगे, राइट, और फिर करने के बाद, शादी करने के बाद बोलते नहीं नहीं हमारे परिवार में तो ये सब नहीं होता, और उसको पढ़ाई नहीं करने दे रहे, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसके करियर भी रोक दिया। कुछ लड़की कर सकती है इस केस में? शी हैज ऑल द राइट्स। क्या करेगी? पहली बात तो दिस अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। वो ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से स्पेसिफिकली कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं या मुझे जॉब नहीं करने दे रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इसको पढ़ने दो, जॉब करने दो, आप रोक नहीं सकते। और अगर वो पढ़ाई करने जा रही है तो उसको जो मेंटेनेंस चाहिए उस टाइम पे, उसको जो खर्चा चाहिए, तो अपने हस्बैंड से रहने के लिए और अपना खाने पीने के लिए सब चीज़ों का क्लेम कर सकती है। नॉट फॉर दी पढ़ाई की डिग्री के पैसे भी मैं लूँगी, बट एटलीस्ट अपने सर्वाइवल के लिए जो पैसे हैं वो ले सकती है। तो इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। घर में कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता कि तू जॉब कर या मत कर, तू घर से बाहर जा मत जा, वाला सिस्टम। कुछ डिसेंसी होती है टाइम, ऐसे नहीं कि आप रात को 3-3 बजे क्लबिंग कर रहे हो। देखो यार, ऑटोमेटिकली ये बात होती है कि आप घर में रहते हो, या तो आप बोलोगे कि दिस आर द बेसिक रूल्स ऑफ द फैमिली, जो बाकी बच्चों पे एप्लीकेबल है मुझ पे भी एप्लीकेबल होंगे, या तो सारे ही ऐसे हों कि सारे आउट गोइंग है, मतलब जा रहे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अकेले कर रहे हो वो भी नहीं माना जाएगा। बदतमीजी तो आपका बेटा करे तो वो भी कई बार नहीं झेली जाती है। हाँ, अगर आपका जेन्युइन कॉज है, आपका करियर है, आपकी पढ़ाई है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपको वो काम करना, और उसके कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल है? नॉट इलीगल। नॉट इलीगल? नॉट इलीगल। सो इफ आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप उसका फ़ोन चेक करो, आप निकाल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो फ़ोन का पासवर्ड, या वो कहीं पे जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाए, हाँ स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की। नॉट इलीगल। नॉट इलीगल। हस्बैंड के पास कोई रेमेडी नहीं है। हस्बैंड से फ़ोन लेके उसका फ़ोन चेक कर सकते हो? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देयर इज नो रेमेडी विद द हस्बैंड। वो आपके खिलाफ कोई कोर्ट ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता। आप सब चेक कर सकते हो, प्रूफ इकट्ठे कर सकते हो, उसको स्टॉक कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, क्योंकि लीगली दिस इज नॉट परमिट, क्या कहते हैं उसको, प्रोहिबिटेड। लीगली इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ये सारे काम कर सकते हो, उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है इनको रोकने की। तो हस्बैंड अपना राइट टू प्रिवेसी नहीं डाल सकता? राइट टू प्रिवेसी इज बेसिकली अ फंडामेंटल राइट। वो सिविल कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता, पुलिस नहीं कर सकती उसका इन्फोर्स। तो कुछ भी नहीं हो सकता। हस्बैंड के पास इस चीज़ में, इसको रोकने के लिए कोई लीगल राइट नहीं है कि अपनी वाइफ को मना कर सके। तो इट्स गुड, लाइक इट्स गुड फॉर वाइफ कि अगर उसका हस्बैंड चीट कर रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो देन वाइफ के पास स्टॉक करने का पावर है, फ़ोन चेक करने का पावर है, उसके खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करने का पावर है। कहीं भी वो इधर उधर मिल रहा है, किसी से बात कर रही है, रिकॉर्ड कर लिया और सब करा, ताकि ये सारी चीज़ें वो ले एंड फिर इसको एज अ प्रूफ प्रोवाइड करे इन कोर्ट, ताकि डिवोर्स के टाइम पे इजी हो। बिल्कुल बिल्कुल। शी कैन डू इट। शी कैन डू इट। एंड वो इसलिए क्या वो रिकॉर्ड कर सकती? रिकॉर्ड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हो? आई डोंट नो इफ योर हस्बैंड इज मेकिंग आउट विद समवन, अगर हस्बैंड कुछ कर रहा है कोई प्राइवेट मोमेंट में, इधर उधर से छुप के स्टॉक करा तो वो ग्रे एरिया है कि अगर आप किसी की ऑब्सीन फोटोग्राफ, क्योंकि देयर वुड बी अनदर पर्सन इन्वॉल्वड एज वेल, ठीक है, तो उसमें वो तो आप थर्ड पर्सन के जो ऑब्सीन फोटोग्राफ से वीडियो बना रहे हो वो अपने आप में क्राइम है आईटी एक्ट में। बस ये रिकॉर्ड कर सकते हो कि हस्बैंड देखो निकल रहा है, जा रहा है और किस घर में एंटर कर रहा है, वहां तक किससे व्हाट्सएप चैट कर रहा है, क्या है। वो पावर वाइफ के पास इसलिए है क्योंकि हस्बैंड के पास वाइफ को रोकने का कोई लीगल तरीका नहीं है। तो हस्बैंड की व्हाट्सएप चैट है तो इसे खुद ऊपर से रिकॉर्ड कर सकती है, वीडियो बना सकती है, करती है। दैट ऑल इज परमिटेड, दैट्स फाइन। हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो ठीक है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा, सब चीजें हैं, एंड ही इज टू सस्पिशियस, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक, अगर वो अपनी वाइफ को स्टॉक करता है, वो जाता है उसके वर्किंग प्लेस पे या जॉब कर रही है या कहीं दोस्तों के साथ जा रही है या कहीं रहती है और वहाँ बार बार पीछा कर रहा है, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। वो वहाँ राइट है उसके पास महिला कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेने का। वो कहती है कि शक बहुत ज़्यादा करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डाइवोर्स ले सकती है उससे। कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है इसमें कि मेरी इसको बहुत मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर दिया इसने, तो ही शुड कंपनसेट मी। और हर चीज में आप तो ऐसे बता रहे हो यार, देयर इज अ प्रोविजन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे पास 2005 का। ट्रू, बट I like that you're telling me like a lot of stuff which it's good. I'm getting to learn new things. Pregnant wife को अगर abort करने के लिए force किया जा रहा है, what can she do? She can get FIR registered. अगर उसको फोर्स करेंगे अबॉर्ट करने के लिए और उसकी कंसेंट के बिना अगर अबॉर्शन करवाते हैं तो FIR रजिस्टर करके जेल करवा सकती है। अगर फोर्स कर रहे हैं और नहीं करवाते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर फोर्स कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसी भी वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, और धमकाना अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पार्ट है, उसमें भी जेल हो सकती है, उसमें भी बेसिकली FIR रजिस्टर हो सकती है। फोर्स करने पे भी है। आप किसी को धमका रहे हो, फोर्स करना मतलब आप धमकी इज डिफरेंट, फोर्स करना इज डिफरेंट। फोर्स किस तरीके से करोगे आप? ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल की डोमेस्टिक वायलेंस है, वो मना कर सकती है। ऐसे क्या क्या मेरिट्स हैं जिसके, कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे मैन कैन फाइल अ डिवोर्स? सबसे पहले तो क्रुएलिटी है कि ये बदतमीजी करती है, रिश्तेदारों को, जो मेरे परिवार के लोग हैं उनसे बदतमीजी करती है, मेरे साथ मारपीट करती है, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके सामने मेरे पे हाथ उठा दिया, मेरी इज्जत खराब करती है, मेरे बारे में र्यूमर फैला रही है। ठीक है, मैं घर पे खाना खा रहा होता हूँ तो उस टाइम शोर शराबा करती है, जानबूझ के कुछ ऐसी हालात क्रिएट करते हैं जिससे मुझे मेंटल क्रुएलिटी जो है वो हो। या मैं नहाने जाता हूँ, मेरा बाहर से कुंडी लगा देती है कि तू ना जा सके। मैं घर पे आता हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोलती है कि तब बाहर पड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जा पार्क में जाके सो जा। और मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूँ तो उस पर ज़्यादा परेशान करते हैं कि बच्चे के साथ नहीं रहेगा। ऐसे हज़ारों चीज़ें हो सकती है। एनीथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड क्रुएलिटी। कैन इट बी कंसिडर्ड क्रुएलिटी? की क्रुएलिटी नहीं, ये क्या डिवोर्स के लिए ग्राउंड हो सकता है कि नाउ आई एम आउट ऑफ लव? नो फॉल्ट डिवोर्स इज नॉट देयर इन इंडिया।
नो फॉल्ट डाइवोर्स इज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया कि भाई मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ और मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। और लड़की भी ऐसा नहीं कर सकती, लॉ में नहीं है ये। तो लड़की और लड़का दोनों म्यूचुअली बोले कि यार हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या कैन दे गेट अ डिवोर्स? यस, वो म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके लिए कोई फालतू की कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों अपना अपना एक एग्रीमेंट, मतलब दोनों एग्रीमेंट बनाएं, साइन करें, म्यूचुअल कंसेंट पे पिटीशन फाइल करें, उसके बाद सेकंड पिटीशन फाइल करें, डाइवोर्स हो गया, काम खत्म। ओके, फाइल नहीं कर सकते दूसरे के खिलाफ कि मेरे को चाहिए, ये दे नहीं रहा है क्योंकि मेरे को रहना नहीं है, ऐसा नहीं? देखो, रहना नहीं है तो उसका रीजन देना पड़ेगा। मेजॉरिटी आपके पास 5-7 ग्राउंड्स हैं जिसके ग्राउंड पे आप डाइवोर्स ले सकते हो। क्रुएलिटी है, डिजर्शन है, कोई ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो इनक्योरेबल है, मेंटल कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो क्योर नहीं हो सकती, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप उन ग्राउंड्स पे ले सकते हो। लेकिन आप जब एज ए हिंदू जब आप जाते हो डाइवोर्स लेने के लिए, यू हैव टू गिव रीजन कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि अब रहना नहीं चाहता हूँ। विवाह इज अ संस्कार है, वैसे थोड़ा ना यार। लड़की भी नहीं कर सकती, लड़की भी नहीं कर सकती, उसको भी रीजन देना पड़ेगा। तो क्रुएलिटी है, डिजर्शन है, या फिर वो जो बाकी डिजीज वगैरह हैं, फिजिकल है, मेंटल है, कन्विक्शन है, बहुत सारी चीजें, कई सारी। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ फाइलिंग अ डिवोर्स कैन इट बी कि मैं मेंटली परेशान हो रहा हूँ, मेरे लिए बहुत रहना इटसेल्फ इन दिस मैरिज मेरे लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो गया, इमोशनली इनसफरेबल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर हो रही हूँ, इसलिए मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। वाई यू हैव टू शो वाई? बिकॉज देखो, समझो, देयर इज नो लव, देयर इज नो कंपैटिबिलिटी, मुझे सेक्स नहीं करना इसके साथ, ना फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ना इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जस्ट आई अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट, या मेरे को किसी और के साथ रहना है। लड़की कुछ नहीं बोल सकती है। देखो, यहाँ बात आपको सोचनी पड़ेगी। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स लेने जाते हो तो वहाँ ग्राउंड दिए हुए हैं, दैट इज बेसिकली ऑन द फॉल्ट। वो नो फॉल्ट वाला गलती है, नो फॉल्ट नहीं है। नो फॉल्ट डाइवोर्स इंडिया में नहीं है कि भाई मैं सिर्फ कुछ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुडी गुडी, बट मुझे साथ नहीं रहना। दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू टेक डाइवोर्स। आई हर्ड फ्रॉम समबडी, हिंदी में या हिंदू धर्म में डिवोर्स के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। डाइवोर्स के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं, ये टर्म है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हम देखो, हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर चीज़ एक संस्कार होती है। बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म संस्कार है, जब वो आता है मुंडन वगैरह करवाते हैं, उसका नाम होता है तो नामकरण संस्कार होता है, शादी होती है तो विवाह एक संस्कार है, जब आप पिंडदान करते हो वो भी एक संस्कार है, आप दे देते हो कोई चीज़। तो जब आपने संस्कार कर दिए तो आप वापस थोड़ा ना ले सकते हो उसको। तो विवाह का तो ठीक है, लेकिन विवाह के बाद आपका डाइवोर्स का कोई संस्कृत वर्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कभी नहीं था। ये डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वो ठीक है, आपने चाहे जिस भी रीजन से लेके आए, अब वो डाइवोर्स अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब भी आप डाइवोर्स लेने जाओगे तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इन 5-7 ग्राउंड में से कौन से ग्राउंड पे मुझे डाइवोर्स लेना है, और एवरी ग्राउंड इज बेस्ड ऑन फॉल्ट ऑफ द अदर पार्टी। अगर हस्बैंड कमा नहीं पा रहा है और वाइफ कमाती है, तो भी क्या हस्बैंड लाइबल है मेंटेनेंस पे करने के लिए, एलिमनी पे करने के लिए? नहीं, अगर वो खुद को मेंटेन कर पा रही है तो कोई एलिमनी तो अलग चीज़ है, लेकिन मेंटेनेंस तो नहीं। और अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है और हस्बैंड भी बहुत ही कम कमाता है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट से कि चाहे रिक्शा चला के पैसे लेके आ और चाहे तू फिजिकल लेबर कर, मेंटेन तो करना पड़ेगा। लेकिन मेंटेनेंस का मतलब 500 रुपए पर दिन कमाता है तो भी उसको तो 150 रुपए दे सकता है, देने ही है, देगा। आप जिस स्टेटा में रहते हो, जिस तरीके की लाइफस्टाइल एंजॉय करते हो, उस तरीके से आपको मेंटेनेंस देनी है। एक 2018 का केस है इंडिया टुडे में कि डिसेबल्ड इंसान क्राउड फंड करता है, लोगों से, पब्लिक से पैसा लेता है अपनी वाइफ को एलिमनी देने के लिए। 5 लाख रुपए एलिमनी में उसको पे करना था डिवोर्स केस सेटल करने के लिए। दिल्ली के ये कालका जी ए नगर में हुआ था। यस, हुआ था। इज इट फेयर? डिसेबल्ड है यार इंसान, तो डिसेबल्ड इसका मतलब कमा नहीं रहा है। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। हाँ, एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिसेबल्ड पीपल आर एबल टू डू एवरीथिंग दे कैन। देयर आर गुड एंटरप्रेन्योर्स जो फिजिकली दे आर डिसेबल्ड, लेकिन दे आर अर्निंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस। कई सारे हैं कंपनीज के, मिलियंस। हाँ, मिलियंस, बहुत सारे लोग हैं। तो जस्ट बिकॉज यू आर फिजिकली डिसेबल्ड डज नॉट मीन दैट यू लूज योर राइट टू अर्न। तो वो तो आप कमा सकते हो ना। अच्छा, अगर म्यूचुअल डिवोर्स माना, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने बोला म्यूचुअली डिवोर्स करेंगे, एंड देन फिर वाइफ मना कर दी थी नहीं करना, उसका माइंड चेंज हो गया, तो क्या फिर भी डिवोर्स हो सकता है?
अगर म्यूचुअल कंसेंट पे आपने डाइवोर्स फाइल किया तो उसकी 2 पिटीशन फाइल होते हैं। जनरली 6 महीने का गैप होता है, लेकिन उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। तो उस 6 महीने के गैप में आपने 2 पिटीशन फाइल करनी है। फर्स्ट पिटीशन के बाद ये माना जाता है कि इनको हम कूलिंग ऑफ पीरियड दे रहे हैं, सोच लो। उसके बाद भी तुम्हारा नहीं बने तो सेकंड पिटीशन फाइल करना। और किसी एक ने माइंड चेंज कर दिया, किसी एक ने नहीं, तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर नहीं सकता करेंगे है, डिवोर्स, फिर मना कर सकता है। और मना कर दिया तो फिर नहीं होगा। अब उसमें ना ये देखा जाता है कि दोनों के बीच में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया है, हस्बैंड ने कुछ पैसे दे दिए, बोला कि मैं 10 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए मैं सेकंड मोशन पे दे दूंगा, और अब वो जाके बोलता है कि अब सेकंड मोशन करें, और वाइफ कहती है कि नहीं, एफिडेविट तो दे दिया, तो हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट या वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, जो भी मना करता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम साइन करो आगे। जिस तरीके से देखो, लॉ में 2 काम होने इज क्वाइट इम्पॉसिबल इंडिया में। 18 साल से ऊपर के 2 इंसान साथ रहना चाहते हैं तो आप उनको अलग नहीं कर सकते। लॉ विल प्रोटेक्ट देम, ठीक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन। और साथ में 2 इंसान जिनकी शादी हो गई है, वो साथ नहीं रहना चाहते, तो जबरदस्ती कोई कोर्ट उनको या पुलिस वाला नहीं बोलेगा कि एक कमरे में रहो। होम लोन को हस्बैंड और वाइफ साथ में पे करते हैं। नाउ डिवोर्स के बाद हस्बैंड बोल रहा है मैं नहीं पे कर सकता, तू देख ले अपना। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? द क्वेश्चन इज दिस। अगर जॉइंट हो तो जॉइंट होगी तो जो भी पे करेगा दूसरे से रिकवर कर सकता है, अगर रिकवर करना है तो। या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट फाइल करके वो बोल सकती है कि मैं इसका भर रही हूँ, तो अदरवाइज ये इसके चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो इसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। और अगर वाइफ के नाम पे हो प्रॉपर्टी तो सिर्फ वाइफ के नाम पे, तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड दे ना दे, उसका क्या है, वो दे रहा है, दैट इज अ गुडविल जेस्चर, जेनरस, उसके अलावा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तेरी वाइफ, तेरी प्रॉपर्टी, तू जो चाहेगा, फिर दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ भी हो, शुरू में हो बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है और हस्बैंड ने बोला चल तू घर रख ले, निकल गया वो 6-7 महीने बाद बोल दिया अब पैसे नहीं भरूंगा मैं, और मैं कहीं और रह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पैसे नहीं भर रहा है, लोन का अमाउंट है, तो बैंक जो है उसको सीज करके बेच सकता है। हाँ, वाइफ कहीं और रहेगी तो फिर वो दोनों का इनकम का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से देख के शी कैन क्लेम ऑल द राइट्स। ओके, बट शी कैन एंड यूजुअली। लेकिन कितना टाइम लगता है इन डिवोर्स केसेस? डिवोर्स केसेस में देखो यार, ये जनरली आपका 4 साल से लेकर 10 साल तो कुछ भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। That's long period of time। लेकिन साल में 2 या 3 डेट लगेंगी, आप तब तक एंजॉय करो अपनी लाइफ। क्या करोगे? पता नहीं। एक शादी से निकले नहीं, दूसरी शादी करनी नहीं है, बाकी तो एंजॉयमेंट हो सकता है। स्टैट इन यूएस, इंडिया का तो नहीं है, 86% ऑफ द पीपल हु डिवोर्स मैरीज अगेन इन 5 years। यस, अभी जस्ट निकले ही हैं इस सब से, और देन दे लाइक ओके वापस दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हमें लाइफ में ना हर वो काम करने का मन करता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या विमेन पावरफुल से पावरफुल लोगों को भी अगेंस्ट में जा सकती? हाँ बिल्कुल जा सकती है। कोई अगर बहुत पैसे वाला हो तो उसके अगेंस्ट से एक नॉर्मल विमेन सब उसकी लाइफ, मतलब उसको सबक सिखा सकती है, या नॉट सबक सिखा सकती है, उसके अगेंस्ट एफआईआर करा सकती है और अपने राइट्स के लिए लड़ सकती है। हाँ, क्यों नहीं लड़ सकती है? होता है केस कभी उसके फेवर में आता है। आसाराम का केस हुआ था, ही वाज कन्विक्टेड। तो मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कर सकती है, क्या क्यों नहीं कर सकती? कोई पॉलिटिकल पावर हो तो भी कर सकती है, कोई लीगल पावर हो तो पुलिस में मेरा तो भी कर सकती है, कर सकती, बट कुछ होता है उसके आगे। लाइक इमेजिन एक आईपीएस ऑफिसर की वाइफ को केस करना है, देखो एक एमएलए की वाइफ को केस करना है, केस या एक बिलियनर की वाइफ को केस करना है, इनमें कुछ भी होता है। देखो फैमिली कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना, उसमें 98% केसेस सेटल हो जाता है। कैसे होते हैं वो? आज होंगे, 2 साल बाद होंगे, या 5 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होंगे सेटल। बहुत कम केसेस हैं विच एक्चुअली एज रिजल्ट तक जाते हैं। कभी कन्विक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने केस कर दिया, हाँ, तो सबक सिखाती हैं। नहीं, डू यू थिंक कि वो वुमेन की लाइफ खराब हो जाएगी उसके बाद? नहीं, वो परेशान कर देंगे। एक बिलियनर या एक पॉलिटिशियन या एक लीगल सिस्टम का हेड पुलिस ऑफिसर या डीएम कलेक्टर, वो हालत खराब कर देगा। क्योंकि पॉलिटिशियन, पुलिस वाला, डीएम या कोई भी पावरफुल आदमी अपनी पावर उसके सामने इन्फोर्स कर सकता है जो थर्ड पर्सन है। जो फैमिली होती है ना, इनसाइड दैट फैमिली, वाइफ को सारा इनसाइड आउट पता होता है। जब वो जा रही है घर के अंदर, तो जब वो एक्शन लेना शुरू करती है
और उसके बाद अगर उन्होंने ज़रा भी कुछ भी किया तो शी हैज़ फर्दर कंप्लेंट्स जो फाइल करती है कि मुझे इंटिमिडेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो एक बार के लिए वो हिला के रख देती है। और मरवा दिया, पता नहीं चला। मरवा दिया तो देखो, जब पता नहीं चला, ये तो मूवीज वाला सिस्टम है, तो हो सकता है। बट ऐसा होता है, हो भी सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब तक कि कोई एविडेंस उनको कनेक्ट नहीं करेगा तब तक तो वो जीरो है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बेसिक कहता है ना कि शुरुआत करने का तरीका, देयर इज अ ट्रिगर। जब तक वो ट्रिगर नहीं हुआ तब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी को दिल्ली से उठाया, उसको लेके चले गए कहीं पे, हरियाणा लेके गए, और वहाँ जाके किडनैप करके ले गए, फिरौती की रकम मांगी, किसी से मांगनी थी या नहीं मांगनी थी, और उसके बाद मार के फेंक दिया। तो या तो यहाँ पे जहाँ से उठा के ले गए वहाँ FIR हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे कि कोई उठा के ले गया है, या फिर जहाँ उसको मार के फेंका वहाँ पे कोई बताया कि बॉडी मिली हुई है, जहाँ से फिरौती ली वहाँ पे, या फिर फिरौती के लिए कोई डिमांड की है। लेकिन अगर इनमें से कुछ काम नहीं हुआ, किसी ने पुलिस को, कोर्ट को कुछ नहीं बताया, बंदा गायब हो गया, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वैसे ही रहेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। पुलिस आगे अड़ के नहीं देखेगी कि किसने मारा, क्या किया, कैसे हुआ। जब देखेगी ना, जब कोई कंप्लेंट करेगा, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो कंप्लेंट, लोग गायब हो गए तो हो गए। अगर कोई डेड बॉडी पड़ी मिली पुलिस को, तो उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। उसमें देखा जाएगा कि इसको एक्सीडेंट से मरा है, हार्ट अटैक से मरा है, या मार के फेंका है। वो इन्वेस्टिगेशन, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, विटनेस ने बोला कि मैंने बॉडी देखी है, या पुलिस वाले ने पेट्रोलिंग पे देखा कि बॉडी पड़ी हुई है, तो वहां से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्टिवेट होता है। बट किसी ने कंप्लेंट ही नहीं करी तो क्या पुलिस स्टिल करेगी? अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं की, सिर्फ डेड बॉडी मिली है और वो लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से, तो वो कोशिश करेंगे गाड़ी ढूंढी जाए, क्योंकि उनकी ड्यूटी है काम करने की। अगर वो लगता है कि इसका गला काट दिया, हाथ पैर या जहर दे के मारा है, रिपोर्ट आई है, तो फिर वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मिलता है नहीं, बिना कंप्लेंट के भी करते हैं, बिना कंप्लेंट के भी करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि बॉडी मिल गई तो क्या करेंगे, जैसे ट्रेन से कट के मर जाते हैं लोग, तो उसमें आप जैसे मेरे जैसे लोग थोड़ा ना जाके बताते हैं कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। वो तो पेट्रोलिंग वाला देखता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो जाके इन्फॉर्मेशन पे FIR होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वो अलग सिस्टम है। लेकिन वो ट्रिगर नहीं होगा ना, जब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं किसी भी तरीके से, तब तक जस्टिस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगर किसी ने अपनी बहू को मरवा दिया, फेंक दिया, और देयर इज नोबडी टू क्लेम इन्फॉर्म करने के लिए, उसके घर में कोई था नहीं, उसका कोई यार दोस्त आके नहीं आया, बॉडी भी नहीं मिली, तो खत्म। तो और कोई पुलिस के पास जाके बोल भी नहीं रहा कि इन्होंने मरवाया है, तो फिर कुछ नहीं होगा। क्या कर लेगा कोई? There's lots and lots of things जो कंसीडर करनी बहुत ग्रे एरियाज है, बहुत ग्रे एरिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर डिवोर्स फाइल होता है एंड उसके बाद, डिवोर्स हो जाने के बाद या डिवोर्स के ड्यूरेशन में, वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है हस्बैंड, जस्ट फॉर एलिगेशन, जस्ट फॉर, एंड क्या वाइफ उसको बचा सकती है? यस, कुछ है इसके? यस, लॉ ऑफ डेफेमेशन है। हस्बैंड भी कर सकता है? हस्बैंड भी कर सकता है। अगर वाइफ उसको डिफेम कर रही है किसी तीसरे आदमी के सामने, पब्लिक के सामने, तो हस्बैंड पे अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकता है। डेफेमेशन में कंपनसेशन बोले कि डेफेमेशन का केस डालो, और होता है, कर सकते हो। डेफेमेशन के केस वर्क करते हैं इंडिया में? करते हैं, लोग करते हैं। अगर वाइफ रिश्तेदारों के पास बोल रही है, ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो अपने घर पे आराम से बैठा हुआ है और वाइफ चिट्ठियाँ लिखना शुरू करती है उसके रिश्तेदारों के पास, ये गंदे इंसान है, मैंने इसकी FIR करा रखी है, मेरे ससुर ने मुझे छेड़ा था, इसका नाम XYZ सूरजभान जो भी था, भान, उसने मुझे छेड़ा था, और आप इन लोगों से किसी तरीके का ताल्लुक मत रखो, और वो चिट्ठियाँ भेज रही है। हस्बैंड कम्स टू मी, वो कहता है सर ये चिट्ठी आई है, देखो इन्होंने ये MP में भेजी थी हमारे रिश्तेदार के पास। तो ठीक है, MP जाके केस डालो इसके पास, इसको दिल्ली से MP बुलाओ ज़रा, क्योंकि डेफेमेशन तो वहाँ हुआ ना जहाँ इसने किया है। तो ये लोग आते हैं, लॉयर करते हैं, यहाँ से कंप्लेंट फाइल करते हैं, सब बन जाते हैं, फिर वाइफ कहते हैं अरे क्या हो गया, फिर वो जाना पड़ता है, क्रिमिनल केस है वो, तो जेल है, तो उसके अंदर जाएगी, नहीं जाएगी तो वारंट हो जाएंगे, फिर प्रेशर होता है। इट्स फैमिली मैटर्स आर मोर ऑफ अ बेसिकली साइकोलॉजिकल एंड प्रेशर गेम। जो दब जाएगा उस प्रेशर में वो जल्दी सेटलमेंट करेगा, और वो एक्सटॉर्ट भी होगा। जो नहीं दबेगा वो वाली बात है, कुछ टाइम तक आप 2-3 साल केस लड़ोगे, वाइफ कहती है यार कुछ हो तो रहा नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं मिल रही, रिलीफ भी नहीं मिल रहा, सेटल ही कर लो, तो जो है देख लो यार, अब बस यही करके छोड़ देते हैं। तो स्लो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का स्लो होना भी अपने आप में अलग सिस्टम है। वो कहते हैं ना कि कई बार इट प्लेज गुड रोल सेटलमेंट के लिए। अच्छा, कोर्ट का भी ये रहता है कि एक बार आए हैं हस्बैंड वाइफ है, तो जाओ इनको मीडिएशन भेज दो, जाओ सेटल कर लो। एंटिसिपेटरी बेल के टाइम पे बोलते थे जाओ सेटल करके आओ, बात करके आओ, ये भी होता है। तो मेजॉरिटी केसेस में, अच्छा मैं भी मानता हूँ कि फैमिली कोर्ट के केसेस आते हैं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट हो, उनको सेटल कर लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल।
क्योंकि दैट्स बेटर फॉर एवरीवन. दैट्स बेटर फॉर देम, नॉट फॉर एवरीवन. लॉयर को तो फीस मिल रही है, मैं तो रोज जाना है वहाँ पे यार कोर्ट में. हमें तो हर जहाँ मुझे रोज वैसे ही जाना है, वहाँ जाने के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. फेयर. लेकिन आप हस्बैंड वाइफ हो, आपका डिस्प्यूट है, कल की डेट में आपका जो भी सेटलमेंट होगा नहीं होगा, हमें तो फीस मिल ही रही है ना. तो आप अपना सेटल करोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा. बट इट्स जस्ट एंगर और ग्रीड जिसकी वजह से आप आते हो. हाँ, एंगर, ग्रीड, ईगो, ये इसके अलावा कुछ नहीं है. आपके फैमिली कोर्ट के केस चलेंगे, उनका चलने का मेन रीजन ये है, रीजनेबल कोई होना नहीं चाहता, कोई दबना नहीं चाहता और कोई एडमिट नहीं करना चाहता मैं गलत हूँ. आप यू शुड बी हम्बल इनफ कि ठीक है यार, हो गया, चल आगे चल, कुछ नहीं होता, गलती, शिट हैपेंस. Shit happens. That's the closing message. Yes, हो जाता है. Shit happens, it's okay, आगे बढ़ो. आप कोशिश करो sort out Perfect. करने की. Thank you so much, sir. I really enjoyed talking to you. Thank So you it was so fun. much for inviting me. और इतने सारे क्वेश्चंस के बाद मेरा भी सब रिवाइज हो गया. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे. जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा. एंड हम डिटरमाइंड हैं, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा. बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ. थैंक you so much. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.